हेलो दोस्तों, मैं मयूर गोंडलिया। आज की जो हमारी एग्रीकल्चर मीटिंग है, एग्रीकल्चर मीटिंग के अंदर मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी मीटिंग है वो बेसिकली जो हमारी टीमेक्स रिटेल लिमिटेड की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, ठीक है, जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के फॉर्मुलेशन से बनाते हैं, इनके रिगार्डिंग आज की हमारी ये मीटिंग रहेगी। ये मीटिंग के अंदर अगर मैं आपको इस मीटिंग की मैं हाईलाइट बताऊं तो इस मीटिंग के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या हमें बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। और हाँ, आज के टाइम के अंदर, स्पेशली आज के टाइम के अंदर हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करना चाहिए, इनके रिगार्डिंग हम आज इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन करेंगे। और जो हमारी टीमेक्स रिटेल लिमिटेड की जितनी भी प्रोडक्ट है, ठीक है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर हम लोग यूज करते हैं, तो ये प्रोडक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना होता है, ये प्रोडक्ट से क्या हमें बेनिफिट मिल सकता है, इनके रिगार्डिंग हम आज इस मीटिंग के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो मैं मयूर गोंडलिया दोस्तों, आज की इस मीटिंग की मैं शुरुआत करता हूँ। स्पेशली ये मीटिंग हमने हमारे जो किसान भाइयों है इनके लिए हमने अरेंज की हुई है, ताकि आज के टाइम के अंदर सब लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर तो काम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सही जानकारी ना होने के कारण ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते। तो आज की मीटिंग के अंदर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करना है, इनसे हमें क्या बेनिफिट होता है, इनके रिगार्डिंग हम आज बातचीत करेंगे। हाँ, तो पॉसिबल है तो आप लोग अपने जो डायरी पेन के साथ ही बैठिए, ताकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिनके बारे में आपको जो अच्छा जानने को मिले वो आप लिखे, और इनका इस्तेमाल कैसे होता है इनके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो आप अगर नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। दोस्तों, आज का जो एक कृषि वेबिनार हमारा है, एक कृषि वेबिनार को हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं सभी हमारे जो किसान भाइयों है इनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आज इस वेबिनार के अंदर, ताकि वो सब लोग भी जान सके कि हम लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या बेनिफिट हो सकता है, और जो टीमेक्स रिटेल लिमिटेड की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट है इनका इस्तेमाल हमें कैसे करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं, बहुत बार क्या होता है कि जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये कुछ नई एग्रीकल्चर की टेक्निक होगी। नहीं दोस्तों, ये सबसे पुरानी हमारी एग्रीकल्चर की जो पद्धति है, जिनको हम जैविक खेती बोलते हैं, वो जैविक खेती सबसे पुरानी खेती पद्धति है। तो जैविक खेती से हमें क्या बेनिफिट होता है, तो जैविक खेती हमारी मिट्टी को तो अच्छी करती है, साथ ही साथ जो एनवायरमेंट है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। ताकि जो आज के टाइम के अंदर जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो गया, जमीन का पॉल्यूशन हो गया, फिर साथ साथ पानी का पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, इनके अंदर भी ये हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम अगर खेती बाड़ी करते हैं तो इनके अंदर भी बेनिफिट होता है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है, और केमिकल ना इस्तेमाल होने के कारण जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रहता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो 1990 से, मतलब 1990 के बाद एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक अच्छा टाइम आया है, और आज के टाइम के अंदर तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बाजार है वो भी अच्छी तरीके से बढ़ चुका है, वर्ल्ड वाइड भी बढ़ा है, इंडिया के अंदर भी बढ़ा है। जैविक खेती के अंदर क्या होता है, जैविक खेती के अंदर हम लोगों को जो बेनिफिट मिलता है वो तो हमें पता ही है, लेकिन जैविक खेती के अंदर जो हम लोग ऑर्गेनिक जो दवाइयां इस्तेमाल करते हैं वो किस तरीके से बनती है। तो जैसे मान लो कि जो रासायनिक दवाइयां होती है, तो रासायनिक खाद होता है, वो कारखानों के अंदर जो रासायनिक जो फॉर्मुलेशन होते हैं वो रासायनिक फॉर्मुलेशन के माध्यम से बनते हैं। लेकिन जो जैविक जो भी हम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, वो जैविक जो दवाइयां होता है, जो हमें नेचुरली रूप से जो पेड़ पौधे हैं, उनके फल फूल है, उनके ऑयल है, इनके अंदर से ही हमें जैविक दवाइयां मिलती है। तो इनका अगर अच्छी तरीके से मिश्रण किया जाए और फॉर्मुलेशन बनाया जाए तो बिना केमिकल वाली नेचुरली रूप से ये दवाइयां बनती है, जो हम हमारे जो पौधे हैं इनके ऊपर छिड़काव करते हैं तो इनका अच्छा हमें बेनिफिट मिलता है। और ये स्पेशली पेड़ पौधों में से ही ये जो जैविक दवाइयां बनती है, तो पर्यावरण को भी ये अनुकूल होता है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, और इसीलिए इनको इको फ्रेंडली भी बोला जाता है। आज के टाइम के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों, तो हमारे भारत देश, ऐसा बोला जाता है कृषि प्रधान देश है, और हमारे ज्यादातर लोग जो कृषि के ऊपर निर्भर है, और ज्यादातर लोग का जो आय का साधन है, जो इनकम का साधन है, वो खेती बाड़ी है।
तो सबसे ज्यादा खेतीबाड़ी हमारे देश में होती है, और इसीलिए हमारा जो देश का जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, वो भी खेतीबाड़ी के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहती है। तो जैसे ही आज के टाइम के अंदर जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो ये जो खेत उत्पादन है, जिनके अंदर हम धान ले ले, फल फूल ले ले, सब्जी ले ले, इनकी भी आज मांग बढ़ रही है। तो बढ़ती मांगों के कारण आज जो खेत के अंदर जो उत्पादन मिलना चाहिए वो इतना नहीं मिलता है। तो इनके कारण क्या होता है कि लोगों को अच्छा जो सब्जी मिलनी चाहिए, अच्छे धान मिलना चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं है। तो इनके वो मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि आज के टाइम के अंदर अगर खेतीबाड़ी के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो है कीट की समस्या। और कीट को नियंत्रण करने के लिए हम रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, तो वही कीटनाशक है रासायनिक जो हम पेड़ पौधे के ऊपर लगाते हैं, वही हमारे धान के अंदर, हमारे फल के अंदर, हमारे फूल के अंदर, हमारी सब्जी के अंदर वो मिल जाता है। और इनके कारण वही फूल है, वही सब्जी है, वही फल है, वही धान है, हम इंसान खाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर वही रासायनिक जो पेस्टिसाइड है वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। और इनके कारण हमारी जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून सिस्टम होती है, वो कमजोर होती है। और इम्यून सिस्टम कमजोर होने के कारण हमारा जो शरीर है वो बीमार पड़ जाता है। और वो बीमार होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और फिर हम इलाज करवाते हैं, और हमारा जो ज्यादातर खर्चा है वो इलाज में चला जाता है। तो पिछले कुछ सालों के अंदर लोगों को ये समझ में आया है कि जहरीले जो भी केमिकल्स थे, जिनका हम खेत के अंदर इस्तेमाल करते हैं, इनसे जो हमारे किसान भाई है उनको तो नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि इनके कारण इनकी जो लागत है वो बढ़ रही है, जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो गई है, और साथ में साथ उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। और इनके साथ साथ जो केमिकल्स की जो दवाइयां आती है, इनके कारण जो खर्च भी बढ़ रहे हैं। तो ये सब का नियंत्रण करने के लिए आज बहुत सारे हमारे किसान भाई लोग हैं, वो लोग जैविक खेती की ओर वो प्रयाण कर रहे हैं। और इसीलिए आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आज हम मोदी जी की भी स्पीच सुने, तो वो भी आज ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि आज गवर्नमेंट को भी पता है कि जो केमिकल्स का इस्तेमाल से हमें क्या क्या नुकसान हो रहा है, तो वो नुकसान को कम करने के लिए हमें ऑर्गेनिक के ऊपर जाना ही पड़ेगा। और इसीलिए आज आप बहुत बार स्पीच में सुनते हो, हमारे जो गवर्नर है गुजरात के, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो मुहिम चला रहे हैं। ठीक है, तो ये सब लोग ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका उनको पता है कि अगर ऐसे हम अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को तो बेनिफिट होगा ही, हमारे किसान को भी बेनिफिट होगा, साथ साथ जो जनसंख्या है, वो जनसंख्या का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो जैविक खेती से हमें क्या लाभ होता है? तो जैविक खेती से अगर हम किसान की दृष्टि से देखें, तो जो हमारी जो भूमि है, हमारी जो जमीन है, इनकी उपजाऊ क्षमता में अंदर वृद्धि होती है। साथ ही साथ जो सिंचाई के अंतराल के अंदर भी वृद्धि होती है। जो रासायनिक जो खाद होता है, इनके ऊपर जो हम निर्भर हो चुके हैं, इनके हम आदी हो चुके हैं, तो इनके कारण जो हम खर्चा बढ़ रहा है रासायनिक के कारण, अगर हम ऑर्गेनिक के ऊपर ट्रांसफर होते हैं, तो हमारे लागत के अंदर भी कमी आती है, साथ साथ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि आती है। और इनके साथ साथ जो बाजार के अंदर आज जैविक उत्पादनों की मांग बढ़ रही है, वो जैविक उत्पादन की मांग बढ़ रही है, तो इनके कारण हमारे जो किसान भाई है, इनकी आय के अंदर भी वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो मिट्टी की दृष्टि से देखें, तो जैविक खाद के उपयोग करने से जो हमारी जो जमीन है, उनके गुणवत्ता के अंदर सुधार आता है, क्योंकि इनके अंदर कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। इनके अंदर जो भी इस्तेमाल होता है, वो जो पर्यावरण के अंदर से भी जो हमें मिलता है, ठीक है, इनका ही हम इस्तेमाल करते हैं इनके अंदर। तो इनके कारण क्या होता है, जमीन की गुणवत्ता के अंदर सुधार आता है। साथ ही साथ जो हमारी जमीन है, इनके जो जल धारण करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और जो भूमि से जो बाष्पीभवन जो फास्ट होता है, उनको ये स्टेबल करके बाष्पीभवन को कम करता है। तो मिट्टी की दृष्टि से हमें ये बेनिफिट होता है। सबसे ज्यादा अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखें, तो हमारी भूमि के जल स्तर के अंदर वृद्धि होती है, क्योंकि जो सिंचाई का अंतराल अगर बढ़ जाता है, तो भूमि में से हम जो ज्यादा से ज्यादा जो पानी निकालते हैं, वो पानी हमें कम चाहिए होता है, ताकि अगर हम कम पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, जो भूमि के जो जल स्तर है, इनके अंदर वृद्धि आएगी। साथ ही साथ जो मिट्टी है, हमारा जो खाद्य पदार्थ है, और जमीन में जो पानी के माध्यम से होने वाले जो प्रदूषण है, इनके अंदर भी गिरावट आएगी। फिर ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर जो कचरे होते हैं, इनका इस्तेमाल खाद बनाने में होता है। और कचरे का इस्तेमाल अगर खाद बनाने में हो जाए, तो जो कचरे के जो ढेर लगे होते हैं, तो इससे होने वाली बीमारियों से भी कमी आती है। मतलब अगर मैं एक टाइप से देखूं,
तो जो वेस्ट होता है वो वेस्ट में से बेस्ट बना के हम यही इस्तेमाल हम खेतीबाड़ी के अंदर करते हैं। फिर साथ ही साथ फसल के उत्पादन की लागत में भी कमी आती है और इनके साथ जो हमारे जो किसान भाई है इनके आय के अंदर वृद्धि होती है। और आज अगर देखने के लिए जाए तो इंटरनेशनल जो मार्केट है, अंतरराष्ट्रीय बाजार है, इनकी स्पर्धा के अंदर अगर हमें खड़ा रहना है तो हमें जैविक उत्पाद है इनकी गुणवत्ता के अंदर हमें सुधार लाना ही पड़ेगा। आज आप देखो बहुत सारे कंट्री है वो हमारे फल फूल या तो हमारे जो धान है उनके ऊपर वो बैन कर देती है। वो ऐसा बोलते हैं कि इंडियन जो ये जो इंडिया के अंदर से जो ये सारी चीज आती है इनके अंदर केमिकल्स होता है। तो अगर ये अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर हमें टिके रहना है तो इनके लिए हमें आज नहीं तो कल हमें जैविक उत्पाद की ओर तो हमें बढ़ना ही पड़ेगा। और ये पर्यावरण की दृष्टि से भी लाभकारक है, इंसानों के लिए भी लाभकारक है, सभी के लिए बेनिफिट वाला होता है। जैविक खेती क्यों करनी चाहिए? तो ज्यादातर लोगों को अगर हम लोग मीटिंग करते हैं, फिर हम लोग बड़े सेमिनार करते हैं, तो इनके अंदर हम जो किसान से बातचीत करते हैं तो एक इनके अंदर नेगेटिविटी ये होती है कि अगर हम जैविक खेती करेंगे तो रासायनिक की तुलना में हमें उत्पाद अच्छा नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल मिथ्या बात है दोस्तों। जैविक खेती ही है जो हमारी उत्पादकता बढ़ा सकती है। अगर मैं आपको बताता हूं, अगर रासायनिक खेती अगर आप बार बार कर रहे हो तो आप अगर देखना जो 5 साल पहले जो आप उत्पाद लेते थे ना रासायनिक खेती के माध्यम से, आज वो उत्पाद आपका कम हो चुका होगा और आपका खर्चा देखो कितना बढ़ गया है। ये जो नेगेटिविटी है ना, ये नेगेटिविटी अगर मैं बोलूं तो ये हमारी गलत धारणा है। ये अगर सही धारणा ये है कि जैविक खेती होती है ना, वो जैविक खेती रासायनिक खेती की तुलना में बराबर या तो उससे अधिक हमें बेनिफिट देती है, वो कम बेनिफिट नहीं देती है। और साथ ही साथ जो बारिश आधारित जो हम खेती करते हैं, जो बारिश आधारित जो भी हमारे इलाके हैं, तो उनके अंदर जो अगर हम खेती कर रहे हैं तो अगर हम इनके अंदर जैविक खेती का इस्तेमाल करते हैं ना तो सबसे अधिक वो लाभदायक होता है। फिर जैविक खेती से अगर हम टाइम टू टाइम हम अगर हर साल हम जैविक खेती करते हैं ना तो धीरे धीरे जो हमारा जो लागत होती है, जो खर्चा होता है, वो खर्चा कम हो जाता है और धीरे धीरे हमारी जो उत्पादकता होती है और वो बढ़ जाती है और इनके कारण हमारी आय होती है, हमारी इनकम होती है, इनके अंदर हमें बढ़ोतरी मिलती है। और साथ ही साथ हम ऑर्गेनिक तरीके से अगर खेती बाड़ी करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट है, अंतरराष्ट्रीय बाजार है, इनकी स्पर्धा के अंदर हम सही उतरते हैं। क्योंकि आज अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर अच्छी गुणवत्ता की खाद चाहिए, अच्छी गुणवत्ता के हमें जो धान चाहिए, अच्छी गुणवत्ता के फल चाहिए, फूल चाहिए, ठीक है, और सब्जी चाहिए। तो ये हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही मिल सकती है, क्योंकि रासायनिक अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी चीजों के अंदर केमिकल मिल जाता है और आज के टाइम के अंदर केमिकल वाली चीजों खाने से बहुत सारी दिक्कत होती है और इसीलिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर केमिकल वाले उत्पादकों को बैन किया जाता है या तो नहीं खरीदा जाता है। और साथ ही साथ ये बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या की अगर बात करें तो अगर इनको जो धान चाहिए, इनको जो चीज चाहिए, उनकी अगर हमें आपूर्ति करनी है, उनकी अगर हमें पूर्ति करनी है ना तो जैविक खेती से ही पॉसिबल है। क्योंकि जैविक खेती ही है जो जमीन के अंदर साल दर साल हमारा उत्पादन बढ़ाती है। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो जो भी जनसंख्या है उनको अच्छी तरीके से और आसान तरीके से हम लोग इनको धान है, फल फूल है, सब्जी है, हम दे सकेंगे। और साथ ही साथ आज आप देखो इतना सारा जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो अगर हम एक केमिकल वाली चीज इस्तेमाल करेंगे वो मिलने तो वाली है वातावरण के अंदर ही ना, वो पर्यावरण के अंदर ही मिलने वाली है ना। तो ये जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण के अंदर भी भारी गिरावट आती है ये जैविक खेती अगर हम करते हैं तो। एक तरीके से अगर मैं देखूं ना तो जैविक खेती है ना वो पूरी पृथ्वी के लिए, पूरे अर्थ के लिए ये फायदे कारक है। क्योंकि ये इंसान के लिए भी फायदे कारक है, पर्यावरण के लिए भी फायदे कारक है, फिर पशु पक्षियों के लिए भी फायदे कारक है, ये सभी के लिए फायदे कारक होते हैं। जैविक खेती और कीटनाशक जो कृषि उत्पादक होते हैं उनके बीच के अंदर क्या अंतर होता है, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे देखिए रासायनिक खेती, तो रासायनिक खेती के माध्यम से मैंने पहले ही बताया भूमि है, पर्यावरण है, मनुष्य है, पानी है और जानवरों के लिए हानिकारक असर होता है क्योंकि इनके अंदर मिल जाता है। लेकिन ये जैविक खेती है, इनके लिए सुरक्षित है। फिर जो अत्यधिक ये उपयोग हम करते हैं, अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं रासायनिक का, तो धीरे धीरे हमारी मिट्टी की जो उर्वरकता क्षमता होती है, जो उत्पादन क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। और जो जैविक खेती है, वो जैविक खेती हमारी मिट्टी की अच्छी उर्वरकता बनाए रखता है।
फिर उत्पाद के साथ साथ समय समय पर हमारी लागत भी बढ़ जाता है रासायनिक खेती से। और यहाँ पे क्या होता है, उत्पादन के साथ साथ समय के साथ साथ ये उत्पादन होता है, इनकी लागत कम हो जाती है और उत्पादन हमारा बढ़ जाता है जैविक खेती से। सबसे अच्छी बात दोस्तों अगर मैं बताऊं जैविक खेती की, तो रासायनिक खेती से क्या होता है, जो हमारे जो अनुकूल जो कीट होते हैं, केचुए होते हैं, मधुमक्खियां होती है और अन्य किसान हितैषी जो जानवर या पशु पक्षियां होते हैं, तो इनके लिए हानिकारक होता है रासायनिक उत्पादन। आप देखना, जब आप रासायनिक खेतीबाड़ी करते हैं ना, तो अपनी मिट्टी के अंदर से जो हमें केचुए मिलते हैं, केचुए क्या करते हैं, हमारी मिट्टी को अच्छा बनाता है। ठीक है, तो आज आप देखना रासायनिक खेती के कारण आज हमारी मिट्टी के अंदर इतने केचुए नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम जैविक खेती करना शुरू करते हैं ना, तो 2-3 साल के बाद अपनी मिट्टी के अंदर देखना, आप अपनी मिट्टी के अंदर जो मित्र कीट है, केचुए है, मधुमक्खियां है, वो आपको ज्यादा मात्रा में मिलना शुरू होगा। अगर ये केचुए हमारे मिट्टी के अंदर बढ़ गए ना, तो वैसे ही हमें कोई खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये केचुआ है, इनके जो मल मूत्र के अंदर से ही हमें ज्यादा खाद मिल जाता है। तो इनके लिए सुरक्षित है और इसीलिए हमें जैविक खेती करनी चाहिए। तो आगे हम बात करें दोस्तों टीमेक्स के जो जैविक उत्पादक है, इनसे हमें क्या लाभ होता है और इनकी डिटेल्स क्या है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारी जो जितनी भी टीमेक्स की जो जैविक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो जो जैविक प्रोडक्ट है ना, हमने कुदरती जड़ी बूटियां जैसे कि औषधियों के पौधे, उनके अर्क, उनके तेलों से हमने बनाई हुई है। और इसीलिए हमारी जो जैविक दवाई है ना, वो पर्यावरण को अनुकूल है और साथ ही साथ मानव, पशु पक्षी के साथ साथ किसान को भी अनुकूल है। और साथ साथ जो किसान के जो मित्र कीटक है, उनके लिए भी ये सुरक्षित है। जो केचुए हो गए, मधुमक्खियां हो गए, जो परागरज का काम करते हैं, उनके लिए बिल्कुल अनुकूल है। और इसी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने उत्पादक बनाए हुए हैं। साथ ही साथ ये जो हमारे उत्पाद है, वो अन्य रासायनिक दवाओं की तुलना में सस्ते होते हैं और साथ ही साथ स्प्रे करने में भी ये आसान होते हैं। जैसे देखो दोस्तों, हमारे उत्पाद का और एक मैं बेनिफिट बताऊं ना, सबसे अच्छा, कि रोग या कीटक आने से पहले अगर हम इनका छिड़काव कर देते हैं ना, तो ये फसल की रोग प्रतिकारक क्षमता है ना, वो इम्यूनिटी है ना, वो इम्यूनिटी के अंदर ही वृद्धि कर देता है। और अगर वो इम्यूनिटी ही बढ़ गई हमारी पौधे की, तो वो पौधा है ना, वो रोगों के सामने सुरक्षित हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम एडवांस में ये इनका छिड़काव भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे उत्पाद है, वो फसल के लिए पौष्टिक होने के साथ साथ कीटकों को भी मारता है और मतलब कीटकों का भी नियंत्रण करता है। और इनका छिड़काव करने के बाद जो हमारा पौधा होता है, ठीक है, या तो हमारी कोई भी फसल होती है, इनके स्वास्थ्य को भी ये अच्छी तरीके से बढ़ाता है। और स्वास्थ्य अच्छा बढ़ता है तो हमारा पौधा है, हमारी फसल है, इनके अंदर भी वृद्धि होती है। तो ये हमें बेनिफिट होता है। साथ ही साथ अगर दोस्तों देखने के लिए जाए, तो पिछले कुछ सालों के अंदर जो कीटकों होते हैं, कीटकों के ऊपर कीटनाशकों का प्रभाव कम हो चुका है। क्योंकि देखो, जो भी कीटक आते हैं हमारे पौधे के ऊपर या तो हमारी फसल के ऊपर, इनके ऊपर हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। फिर क्या होता है कि इस साल हमने कीटनाशकों का छिड़काव किया, अगले साल भी कीट आए, हमने छिड़काव किया, फिर क्या होता है कि जो कीटक होते हैं ना, वो कीटनाशकों के सामने अपनी इम्यूनिटी इस तरीके से बढ़ा लेता है कि फिर उनके ऊपर कीटनाशकों जो होते हैं उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। और इनके कारण क्या होता है, हमारे किसान भाई है वो बार बार ज्यादा से ज्यादा वो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करने के कारण क्या होता है, जो खर्चा होता है, जो लागत होती है, वो लागत बढ़ जाती है। और लागत बढ़ने के कारण सामने उत्पादन तो इतना मिलता नहीं है, और लागत बढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है, हमारे जो किसान भाई है वो पैसों के हिसाब से देखने के लिए जाए तो वो देवादार बन चुके होते हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि फिर लोग खेतीबाड़ी से ही अपना रास्ता मोड़ लेते हैं और कोई और रास्ता पसंद कर लेते हैं। तो लेकिन दोस्तों, ये जो जैविक हमारी हर्बल दवाएं है ना, इनके अंदर हमने कोई भी रासायनिक तत्व नहीं मिला है। और इनके कारण क्या होता है, जो दूर दराज इलाकों के अंदर हम फल है, सब्जी है, फ्रूट है, ये भेजते हैं, तो हम अगर केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वो 2-3 दिन के अंदर वो बिगड़ जाते हैं, इनके अंदर से खराब दुर्गंध आने लगती है। लेकिन अगर हम ये जैविक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये जो फल है, फूल है, सब्जी है, ठीक है, इनको अगर हम दूर इलाके पे ले जाते हैं तो इनके अंदर से कोई खराब दुर्गंध नहीं आती है और वो लंबे समय तक तरोताजा रहता है। ठीक है, तो आज से ही हम आयुर्वेदा के साथ जुड़े। और मैं आपका आह्वान करता हूँ, हम सब किसान भाई
आयुर्वेदा का इस्तेमाल करिए, हर्बल दवाइयों का इस्तेमाल करिए, ताकि हम लोग, हमें तो सुरक्षा प्रदान करते ही है, लेकिन साथ साथ हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ हमारे टीमेक्स के जो उत्पाद है इनके बारे में। तो हमारे अगर खेतीबाड़ी के अंदर देखे जाए तो तीन चीज, मिट्टी, दूसरी हमारी फसल, और तीसरी जब फसल के ऊपर अगर कोई कीटक आए तो उनका नियंत्रण है। तीन चीज होती है। तो मैं सबसे पहले मिट्टी के ऊपर बात करता हूँ। तो मिट्टी के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर जो हमें जो पोषक तत्व मिलने चाहिए, जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, मोलिब्डम है, ठीक है, सल्फर है, ये जो सारी चीज हमारे पौधे को मिलने चाहिए वो हमारी मिट्टी के अंदर नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, बाहर से रासायनिक फॉर्मुलेशन वाली जो भी रासायनिक खाद है वो हम डालते हैं। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पे टीमेक्स रिटेल लिमिटेड ने यहाँ पे ऐसे फॉर्मुलेशन बनाए हुए हैं जो नेचुरली रूप से बनाए हुए हैं, और वो नेचुरली रूप से हमें नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, मोलिब्डम है, बोरोन है, वो हमारी मिट्टी को प्रदान करता है। और ये मिट्टी के अंदर मिलता है तो क्या होता है, वो मिट्टी में से हमारे पौधों में जाता है। तो ये एकदम कुदरती तरीके से बनाया हुआ है। और इसीलिए जो टीमेक्स के जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट है वो एनओसीए द्वारा सर्टिफाइड है, नोका द्वारा सर्टिफाइड किया हुआ है। तो आप बिना संकोच से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं पहली उत्पाद के बारे में बात करता हूँ, भूमिविटा। ये भूमिविटा है, वो जमीन के साथ साथ हमारा जो छोड़ है और फसल है इनके लिए भी ये फायदेमंद होता है। ये भूमिविटा हमें क्या बेनिफिट देता है, इनके ऊपर भी मैं आप बात करता हूँ। जैसे ये भूमिविटा से हमें क्या फायदा मिलता है, ये भूमिविटा जब हम इस्तेमाल करते हैं हमारे खेत के अंदर तो हमारे पौधों की जो पाचन क्रिया है इनको गति प्रदान करता है। साथ ही साथ भूमिविटा के प्रयोग से जो आने वाले जो रोग है, जो भी कीटक आने वाले हैं, जो भी हमारे पौधों के ऊपर जो बीमारी लगने वाली है, इनको कम करके लंबे समय तक पौधों को रोग मुक्त रखता है। साथ साथ जो भूमिविटा के प्रयोग से हमारे पौधों की पत्तियों के अंदर जो हरित द्रव्य होता है, हरित द्रव्य को ये विकसित करता है और प्रकाश संश्लेषण को ये बढ़ाता है। साथ ही साथ जो हम भूमिविटा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमारी जो पौधों की जो जड़ें होती है, ये जड़ें को ये विकसित करता है। और जड़ें जब विकसित हो जाती है तो हमारी जो मिट्टी होती है, हमारी जो भूमि होती है, इनके अंदर जो भी तत्व पड़े होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मोलिब्डम हो गया, आयन हो गया, ठीक है, बोरोन हो गया, जो भी हमारे मिट्टी के अंदर से जो तत्व मिलते हैं ना, इनको अच्छी मात्रा में ये शोषण करने में मदद करता है हमारा ये भूमिविटा। साथ ही साथ ये भूमिविटा अगर हम हर 15-20 दिन के अंदर हमारे खेत के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पैदावार काफी बढ़ जाती है। और ये भूमिविटा का एक फायदा ये है, ये सभी तरह की जो फसल होती है, ये सभी तरह, जैसे बागायती फसल हो गई, फिर सब्जियां हो गई, धान हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, ये सभी तरह की फसलों के लिए ये फायदेमंद होता है। और इनका जो मेन में बेनिफिट बताऊं ना, तो ऑलरेडी हमारी जमीन के अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, फिर हम इनके भूमिविटा और डालते हैं हमारी जमीन के अंदर, तो हमारी जमीन के अंदर जो इंग्रेडिएंट नहीं है तो वो ऊपर से हम भूमिविटा के माध्यम से डालते हैं, तो हमारी मिट्टी के अंदर क्या होता है कि पूर्ण रूप से वो अच्छी उपजाऊ बन जाती है। फिर हमारी मिट्टी के अंदर जो भी पोषक तत्व है इनको अच्छी तरीके से वो हमारे पौधे को पहुंचाता है। ये जो इनका मेन काम होता है। तो ये भूमिविटा हमें क्या करता है, हमारी मिट्टी को तो अच्छा बनाता ही है, साथ ही साथ जो हमारी जो पौधे की जड़ें होती है, जड़ें को विकास करके जड़ों के माध्यम से पौधे के अंदर अच्छी तरीके से पोषक तत्व को पहुंचाता है। जो भी हम बाहर से जो खाद डालते हैं ना, रासायनिक खाद, वो जो हमें क्या करता है, मान लो कि हमने यूरिया डाला तो क्या करता है, हमें नाइट्रोजन देता है। फिर हमने डीएपी डाला तो डाई अमोनियम फॉस्फेट देता है। हमने एनपीके डाला तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फेट देता है, ठीक है। तो वैसे ही ये हम बाहर से जो रासायनिक डालते हैं, तो रासायनिक के अवेजी के अंदर हमने ये ऑर्गेनिक फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है। इनके अंदर हमने बात करूं उपयोग में लिए गए जो ऑर्गेनिक घटक है, तो अश्वगंधा है, चित्रक रूट है, एलोवेरा है, सीवीड है, एरंड ऑयल है, अनारत्वक है, ह्यूमिक एसिड है, और इनके साथ और भी हमने फॉर्मुलेशन के अंदर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया हुआ है। इनका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो जो हमारा 15 लीटर का जो पंप आता है, इनके अंदर हमें 40 ml हमें भूमिविटा डालना है और फिर हमें स्प्रे करना है। साथ ही साथ दूसरी तरीके से हम जो फसल को जब पानी देते हैं, तो पानी देते समय पानी के अंदर हम मिलाकर भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बीघा होता है, इनके अंदर हम 200 ml इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पौधे के जड़ों के अंदर इनका ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है,
देखो दोस्तों, कोई भी प्रोडक्ट होती है, इनका इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से करते हो तो आपको सही रिजल्ट देता है। अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करते, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, तभी हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो हमें कैसे सही इस्तेमाल करना है, तो उपयोग करने से पहले आपको क्या करना है, एक बाल्टी के अंदर पानी लेना है, 5-10 लीटर पानी लिया, फिर इनके अंदर आपने 40 ml भूमिविटा डाला, फिर अच्छी तरीके से आपने मिश्रण किया, और जब वो अच्छी तरीके से पानी के अंदर मिश्रण हो जाए, फिर आप अपने पंप के अंदर डालें, जो दवा छिड़काव करने का जो स्प्रे पंप होता है, इनके अंदर डालें, फिर आप छिड़काव करें। ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि ज्यादातर किसान मित्र डायरेक्ट ही पंप के अंदर वो दवाइयां डाल देते हैं। डायरेक्ट नहीं डालनी चाहिए। पहले आप बाल्टी के अंदर पानी लो और अच्छी तरीके से वहां मिश्रण बनाइए, ताकि वो पानी के अंदर अच्छी तरीके से धुल जाए। तो इस तरीके से हमें इनका इस्तेमाल करना है भूमिविटा का। ये हमारा 250 और 500 ml में अवेलेबल रहेगा। दूसरी हमारी जमीन के लिए प्रोडक्ट है धरती विटा। नाम से ही पता चल गया होगा कि ये भी धरती के लिए है, ये फसल के लिए एक स्वस्थ विकल्प है। ये कैसे काम करता है, इसे हमें बेनिफिट क्या मिलता है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो हमारी धरती विटा है, सभी तरह की फसलों के लिए ये फायदेमंद है। ठीक है। और ये जो हमने धरती विटा का जो फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है, ये फॉर्मुलेशन हमें क्या बेनिफिट देता है, ये फॉर्मुलेशन हमारी मिट्टी के साथ साथ हमारी फसल को भी बेनिफिट देता है। तो हमने यहाँ पे डबल फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है। ये जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है, इनको तो बढ़ाता है, लेकिन हमारी मिट्टी के अंदर जो हमने पहले जो केमिकल इस्तेमाल किया होता है, जो भी रासायनिक इस्तेमाल किया होता है, इनके कारण क्या होता है, वो हमारा रासायनिक जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो हमारी मिट्टी के अंदर होते हैं। तो ये क्या करता है, मिट्टी को डिटॉक्स करता है और मिट्टी को फिर से अच्छी बनाने में मदद करता है। तो ये हमने फॉर्मुलेशन इस्तेमाल किया है। जैसे ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है और इनके साथ साथ उत्पादकता को भी बढ़ाता है। फल और फूल के विकास में मदद करता है। बहुत बार क्या होता है, बहुत किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि हमारे पौधे तो अच्छे हैं, लेकिन इनके अंदर फल फूल नहीं आ रहे। तो ये फल फूल के विकास के अंदर भी ये मदद करता है। साथ साथ ये मिट्टी को शुद्ध करता है। जब मिट्टी हमारी केमिकल रहित हो जाती है, तो इनके अंदर केचुए आना शुरू हो जाते हैं, और केचुए जब मिट्टी में आता है ना, तो केचुए हमारे मिट्टी के अंदर नेचुरल खाद देता है। तो इस तरीके से काम करता है। इनके अंदर हमने जो उपयोग में लिए गए घटक है, एक केटो है। केटो मतलब पोटेशियम ऑक्साइड है, फुल्विक एसिड है और ह्यूमिक एसिड है। और इनकी उपयोग की मैं आपको पद्धति बता देता हूँ। तो एक जो हमारा 15 लीटर का जो पंप आता है दवा छिड़काव करने का, इनके अंदर आपको 10 ग्राम धरती विटा डालना है और फिर स्प्रे करना है। और इनको स्प्रे कैसे करना है, सबसे पहले बाल्टी के अंदर पानी लेना है, इनके अंदर आपको 10 ग्राम धरती विटा डालना है, अच्छी तरीके से मिल जाए, फिर आपको पंप के अंदर वो मिश्रण को डाल के फिर आपको छिड़काव करना है। आप किसी भी फसल के अंदर इनका छिड़काव कर सकते हो। दूसरी इनकी रीत है, जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं, जब मिट्टी के अंदर हम फसल बोने से पहले जब मिट्टी को तैयार करते हैं, तो मिट्टी के तैयार करते वक्त 1 एकड़ के अंदर आप 1 किलोग्राम ये धरती विटा का मिट्टी के अंदर मिश्रण करके भी आप डाल सकते हो। जैसे हम होते हैं ना, जब हम सॉइल प्रिपरेशन करते हैं, मिट्टी का प्रिपरेशन करते हैं कोई भी चीज बोने से पहले, तो आप 1 एकड़ के अंदर 1 किलोग्राम ये धरती विटा भी मिट्टी के अंदर आप मिक्स करके रख सकते हो, ताकि जब आप भी कोई भी फसल बोते हो, कोई भी बीज बोते हो, तो उनको पहले से ही अच्छी मात्रा में ये जो पोटेशियम ऑक्साइड है, फुल्विक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, इनके कारण जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल जाता है। दोस्तों, ये 1 किलोग्राम की क्वांटिटी में आएगा। इनकी एमआरपी 850 है। और बहुत बार होता है ना कि ये हमारा जो उत्पाद है ये सस्ता कैसे होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इनका। उदाहरण के रूप से मैं देखूं तो हमारा धरती विटा 1 किलोग्राम है। इनकी कीमत अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 700 रुपीज है, ठीक है, तो 16 लीटर पंप के अंदर हम 10 ग्राम का उपयोग करते हैं, तो मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम में से 100 पंप हो गए, और 100 पंप हो गए तो हमारी एक पंप की कीमत 7 रुपए मिलेगी। दोस्तों, एक हमारे दवा छिड़काव करने की पंप की कीमत 7 रुपए होगी। मतलब अगर हम 1 बीघे के अंदर 3 पंप भी हम मिनिमम डालते हैं, ठीक है, तो भी हमें 21 रुपीज के अंदर हमारा 1 बीघा पड़ता है। मतलब ये रासायनिक के हिसाब से तो बहुत सस्ता होता है। ठीक है। अब मैंने जमीन के ऊपर तो बात कर दी, अब हम बात करते हैं पौधे के ऊपर। तो पौधे को क्या चाहिए, पौधे का वृद्धि विकास चाहिए और इनके अंदर अच्छे फल फूल लगने चाहिए। ताकि अच्छे फल फूल लगेंगे तो हमारा जो उत्पाद है वो बढ़ेगा। तो टीमेक्स रिटेल लिमिटेड ने ऑर्गेनिक माध्यम से यहाँ पे वृद्धि विटा का इन्वेंशन किया हुआ है।
वृद्धिविटा हमें क्या बेनिफिट करता है, तो वृद्धिविटा हमारे छोड़ को तुरंत विकास और वृद्धि के साथ साथ इनके जो फ्लावरिंग है वो फ्लावरिंग के अंदर मदद करता है। कैसे मदद करता है हम आगे जानते हैं। तो जो वृद्धिविटा है ये हमने जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के अर्क से हमने निर्मित किया हुआ है, और इनके अंदर जो भी प्राकृतिक संवर्धक घटक जो हमने डाले हुए हैं ये हमारी फसल को तरोताजा रखता है और साथ ही साथ तंदुरुस्त रखता है। और हमारी फसल तरोताजा और तंदुरुस्त रहती है तो हमारा जो फसल का जो पैदावार है वो अच्छी तरीके से बढ़ेगा। वृद्धिविटा जब आप प्रयोग करते हैं तो जब आपको जो फसल के अंदर जो फूल और फल लगने शुरू होते हैं उस टाइम पे अगर आप वृद्धिविटा का इस्तेमाल करते हो ना तो फल और फूल अच्छे लगेंगे, ज्यादा भी लगेंगे। इनके साथ साथ बहुत बार ये भी सवाल होता है कि फल फूल झड़ जाते, गिर जाते हैं, ठीक है, वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि एनवायरमेंट के अंदर कोई चेंज आया या तो कुछ भी हुआ, ठीक है, तो क्या होता है कि फल फूल तो अच्छे लगते हैं लेकिन फिर वो क्या होते, झड़ जाते, गिर जाते। तो गिरने नहीं देगा और इनको मजबूताई प्रदान करने में ये काम करेगा, क्योंकि इनके अंदर हमने जो इंग्रेडिएंट मिलाया हुआ है वो क्या करेगा, फल फूल को मजबूती देगा और इनके फलीनीकरण के अंदर ये काम करेगा। इनके अंदर हमने उपयोग में लिए गए अश्वगंधा है, चित्रक है, एलोवेरा है, अरंडी का तेल है, और इनके साथ साथ और भी हमने जो इंग्रेडिएंट अच्छे लिए हुए हैं। ये क्या करेगा, फसल और पौधे का विकास तो करेगा, साथ साथ फलन करेगा, फलन प्रजनन करेगा, और इनके साथ साथ क्या होगा, हमारी उत्पादन के अंदर वृद्धि होगी। मतलब मैं कहूं तो हर 20 दिन के अंदर जब आप आपकी फसल जब जमीन से बाहर आ जाए, आपका पौधा जमीन से बाहर आ जाए, तो हर 20 दिन के अंदर आप इनका छिड़काव करते हो तो क्या होगा कि आपके जो छोड़ है, आपकी जो पौधा है, इनका वृद्धि विकास तो होगा, लेकिन साथ साथ इनकी जो फलन प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है, जो फ्लावरिंग लगने की जो प्रक्रिया होती है, धान लगने की प्रक्रिया होती है, सब्जी लगने की जो प्रक्रिया होती है, जो फूल फल लगने की जो प्रक्रिया होती है ना, इनके अंदर ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट करता है। तो ये हमें हर 20 दिन के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। और स्पेशली मैं बोलूं तो जैसे ही जब फल फूल लगना जब शुरुआत होता है, ठीक है, उस टाइम के अंदर तो हमें छिड़काव करना ही चाहिए ताकि हमारा जो फल फूल है वो धान है वो अच्छी तरीके से लगे। इनके उपयोग की मैं पद्धति बताऊं तो हर 15 से 20 दिन के अंतराल में हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा जो वृद्धिविटा है ये हमारी फसल को अच्छी तरीके से मिले। और अच्छी तरीके से मिलेगा तो क्या होगा, हमारे फसल के अंदर वो वृद्धि विकास के साथ साथ फल फूल भी अच्छी तरीके से देगा। ये बीज उपचार के अंदर भी हम काम कर सकते हैं। जैसे ही कोई बीज उपचार हम करते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर 1 किलोग्राम बीज के अंदर 10 ml आप 10 ml वृद्धिविटा के साथ साथ अच्छी मात्रा में जो पर्याप्त मात्रा के अंदर पानी लेके आप घोल बनाकर इनका प्रयोग कर सकते हैं। और फसल के अंदर अगर आपको छिड़काव करना होता है तो हमारा 15 लीटर का पंप है, इनके अंदर आपको 40 ml वृद्धिविटा डालना है और फिर स्प्रे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक बाल्टी के अंदर पानी लेना है, इनके अंदर 40 ml वृद्धिविटा डालना है, अच्छी तरीके से मिलाना है, फिर आपको इनका छिड़काव करना है। फिर है हमारा नीम ऑयल। ये जो हमारा नीम ऑयल है, वैसे तो अगर देखा जाए तो नीम ऑयल सबके लिए बेनिफिट होता ही है, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर भी आज के टाइम के अंदर एग्रीकल्चर का इतना अच्छा मतलब चल रहा है। जैसे रिसर्च हो गया, फिर आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो भी काम कर रहा है इंडिया के अंदर, तो इन्होंने भी ये प्रूव किया हुआ है कि नीम ऑयल का इस्तेमाल से हमारे फसल को बहुत ही बेनिफिट होता है। और हमारा जो टिमेक्स का नीम ऑयल है वो 2500 ppm का हमने नीम ऑयल बनाया हुआ है, और ये मिट्टी के साथ साथ हमारी फसल को भी ये बेनिफिट करता है। ये 100% हमारा ऑर्गेनिक नीम तेल है। ये नीम तेल को हमने कोल्ड प्रेस मेथड के द्वारा हमने निर्मित किया हुआ है, और इनकी जो पूरी प्रक्रिया होती है बनाने की, इनके अंदर हमने कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। और ये जब हमने बनाया था तो जो नीम का तेल बनाने से पहले इनके अंदर इस्तेमाल होने वाले नीम के बीजों का जो चयन होता है वो भी बहुत ही सावधानी से किया हुआ है ताकि अच्छी तरीके से अच्छी क्वालिटी का हमें नीम ऑयल मिले। और ये अच्छा एक फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है प्रयोगशाला के अंदर, और इनका जो फील्ड परीक्षण है वो भी हमने अच्छी मात्रा में किया हुआ है। और इनके कारण आज के टाइम के अंदर टिमेक्स का नीम ऑयल बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रदान करता है। ये कैसे हमें बेनिफिट देता है, तो ये सैकड़ों प्रकार के कीट के अंदर भी ये काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि निमेटोड के नियंत्रण के अंदर बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे हो गया ना, सूचक वर्गीय कीटक हो गए, फिर सफेद मक्खी लगती है, तो इनके अंदर ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और साथ ही साथ
रिसर्च के माध्यम से ऐसा पता चला है कि जो नीम ऑयल है ना, वो एक बेहतरीन कवकनाशी है। जहाँ पे जो हमें फंगल का इन्फेक्शन लगता है ना पौधों के अंदर, तो इनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिट वाला होता है। साथ ही साथ एक जीवाणुनाशक तो है ही, तो इसीलिए जो औषधीय खेती होती है तो इनके अंदर भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। साथ ही साथ ये नीम ऑयल के अंदर एक आजाद हेराक्टिन करके एक इंग्रेडिएंट मिला जाता है, मिलता है। और जो आजाद हेराक्टिन होता है ना, वो एक बहुत ही विख्यात प्राकृतिक एंटीफिडेंट है और साथ ही साथ ग्रोथ रेगुलेटर है। तो ये नीम ऑयल दो काम करता है, ग्रोथ को रेगुलेट तो करता ही है, साथ ही साथ प्राकृतिक एंटीफिडेंट होने के कारण ये निमेटोड का भी नियंत्रण करता है और फंगल का भी नियंत्रण करता है। इनके अंदर हमने कॉन्सेंट्रेटेड नीम ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है। नीम ऑयल के अंदर इनका उपयोग की पद्धति क्या है, हमारा जो 15 लीटर का पंप है, इनके अंदर आपको 40 ml नीम का तेल डाल के फिर आपको छिड़काव करना है। छिड़काव पहले करने से पहले आपको क्या करना है, बाल्टी के अंदर इनका मिश्रण तैयार कर देना है। और साथ ही साथ जो मैं अभी आगे जो हमारी प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, इनके अंदर जो टिमेस की जो बायोरक्षक 20 है और बायोरक्षक 40 है, इनके साथ मिला के भी आप इनका छिड़काव कर सकते हो, ताकि बायोरक्षक 20 और 40 का जो बेनिफिट है और भी हमें अच्छा मिले। ये 250 ml की क्वांटिटी में हमने बनाया हुआ है। ये हो गई हमारी वृद्धि विकास की बात। अब हम बात करते हैं जो हमारे पौधे के ऊपर कोई कीटक आते हैं, कीट आते हैं, तो इनका नियंत्रण करने के लिए हम क्या करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारी बायोरक्षक सीरीज के अंदर बायोरक्षक 20 की। ये बायोरक्षक 20 हमने स्पेशली जो सूचक वर्गीय कीटक है इनके लिए बनाई हुई है। जैसे सूचक वर्गीय कीटकों के अंदर जो सफेद मक्खी है, चेया है, हरा तेला है, मकड़ी है, कथीरी है, मिलीबाग है, जैसे रस सूचने वाले जितने भी कीटक है, इनके नियंत्रण के लिए हमने ये बायोरक्षक 20 बनाई हुई है। जब ये बायोरक्षक 20 हमने इस ऐसे फॉर्मुलेशन से बनाई हुई है, जैसे आप अपने फसल के ऊपर इसका इस्तेमाल करोगे ना, तो ये बायोरक्षक 20 क्या करेगी, पौधों के भीतर जाके पौधों के रस के अंदर ही मिल जाएगी। और जब पौधों के रस के अंदर मिल जाएगी तो रस सूचने वाले जो कीटक होते हैं ना, वो अपनी खुराक लेने की क्षमता को ही खो देंगे। और खुराक लेने की क्षमता खो देंगे तो फिर क्या होगा, 1-2 दिन के अंदर वो सूख के पौधे से गिर के नाश हो जाएगा। तो एक अच्छे फॉर्मुलेशन से हमने बनाई हुई है। जब हमें ध्यान ये रखना है, बहुत बार क्या होता है कि हमारे किसान भाई जब इनके जो खेत के अंदर जब ज्यादा मात्रा में जब कीट आ जाते हैं ना, फिर वो कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हम हर रोज खेत के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो हमें जब वातावरण के अंदर बदलाव आता है या तो कोई कीट आने की शुरुआत होती है, तो इनिशियल स्टेज के अंदर ही हम इनका इस्तेमाल कर देते हैं ना, तो फिर क्या होता है, इनिशियल स्टेज के अंदर इनका इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारे पौधे को ये सुरक्षा प्रदान कर देता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ा देता है पौधे की। जैसे होता है ना कि जैसे कोविड आया, तो कोविड तो आया, लेकिन बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ और बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ। जिनको कोरोना हुआ तो इनका रीजन क्या हुआ कि इनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक थी, लेकिन जिनको कोरोना नहीं हुआ तो इनका रीजन क्या था कि इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, क्योंकि वो कुछ ऐसे खुराक लेते थे जिनके कारण उनकी बॉडी की इम्यूनिटी पहले से ही स्ट्रांग थी। और बॉडी की इम्यूनिटी पहले से ही स्ट्रांग थी तो कोरोना इनकी बॉडी के अंदर आ ही नहीं पाया। वो आने की कोशिश तो की होगी कोरोना ने, लेकिन पहले से ही इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि वो कोरोना अंदर कुछ इफेक्ट ही नहीं कर पाया। तो ऐसा ही ये काम करता है हमारे पौधों के ऊपर। हम पहले से ही हमारे पौधों की इम्यूनिटी अच्छी कर दे तो क्या होगा कि जो ये कीटक होते हैं वो हमारे पौधे के ऊपर कोई अटैक कर ही नहीं सकेगा। इनके फायदे क्या हो गए, जो थ्रिप्स है, कैलर पिलर है, व्हाइट फ्लाइज है, लिली है, फिर मिलीबाग से जैसे रस सूचने वाले जितने भी कीटक है, इनके सामने ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इनके अंदर जो हमने इस्तेमाल किए गए घटक है, चमेली का तेल है, कस्टर्ड पत्ता है, दंती है, करंज का तेल है, नीम का तेल है, अरंडी का तेल है, नींबू का छिलका है, काली मिर्च है, इनके बीज है, और इनके साथ साथ अन्य औषधि अर्क हमने डाले हुए हैं। इनके उपयोग की पद्धति क्या है, 15 लीटर के जो पंप आता है दवा छिड़काव करने का, इनके अंदर 40 ml हमें बायोरक्षक 20 लेनी है और 15 ml जो टिमेक्स का नीम ऑयल है जो मैंने पहले बताया वो लेना है, और फिर हमें स्प्रे करना है। उपयोग करने से पहले क्या करना है, एक बाल्टी के अंदर पानी लेना है, पानी के अंदर 40 ml हमें बायोरक्षक 20 डालना है और इनके साथ साथ 15 ml हमें नीम ऑयल डालना है, और वो अच्छी तरीके से मिल जाए, ठीक है, अच्छी तरीके से उनका मिश्रण तैयार हो जाए, फिर हमें पंप के अंदर डाल के हमें छिड़काव करना है। याद रखना है, अच्छा परिणाम के लिए हमें शाम के वक्त हमें छिड़काव करना जरूरी है, क्योंकि शाम के वक्त छिड़काव करते हैं ना तो इनका परिणाम भी हमें अच्छा मिलता है।
जैसे ये जो यहाँ पे आपने देखा, ये जो सारी कीटक होते हैं, ये सारी रस सूचने वाले कीटक है। जैसे सफेद मक्खी हो गई, फिर लिली पोपटी हो गई, फिर ये सारी जो रस सूचने वाले कीटक हो गई, थ्रिप्स हो गई, मिलीबग्स हो गए, ठीक है। तो इनके अंदर आप ये बायोरक्षक 20 का इस्तेमाल कर सकते हो। ये 250 ml और 500 ml में अवेलेबल है। फिर दूसरा है बायोरक्षक 40। ये बायोरक्षक 40 ये सुंडी वर्गीय कीटकों के लिए स्पेशली बनाया हुआ है, जिनको हम कैटरपिलर बोलते हैं या तो हम इल्ली बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्राकृतिक घटकों से हमने ऑर्गेनिक ये बायोरक्षक 40 बनाया हुआ है, जो स्पेशली इल्ली नाशक है। जैसे हरी इल्ली हो गई, पत्ती भेदक इल्ली हो गई, पत्ती सुरंगक हो गई, गोपकी इल्ली हो गई, फल छेदक इल्ली हो गई, काली इल्ली हो गई, फिर लश्करी इल्ली हो गई, इनके नियंत्रण के अंदर एक काम करता है। मैं आपको बात करूं ना, बायोरक्षक 40 के अंदर हमने एक प्रलोभिका सेट की हुई है। ये प्रलोभिका क्या है? जैसे ही आप बायोरक्षक 40 का छिड़काव करते हो अपने पौधों के ऊपर, तो फिर क्या होगा कि जब आप छिड़काव करते हो ना, तो ये जो सारी इल्ली होती है ना, वो अलग अलग जगह पे होती है। कोई जमीन के अंदर होती है, कोई पत्ते के नीचे होती है, कोई वो बाहर होती है। तो क्या होता है कि जब ये पौधे के ऊपर ये बायोरक्षक 40 गिरती है, तो इनके अंदर हमने ऐसी प्रलोभिका सेट की हुई कि इनके सुगंध से पौधों में या तो पौधे के तेन के अंदर या तो फलों के भीतर जो इल्ली है ना, वो बाहर आती है, वो खाने के लिए। और बाहर आती है तब जब छिड़काव के वक्त जो पंछियां होते हैं ना, वो इल्ली को वैसे ही लेके चले जाते हैं। अगर जो भी इल्ली बच गई, वो क्या करेगी? वो खाने की कोशिश करेगी। वो खाने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, अपनी जो इल्ली है ना, इल्ली के अंदर की जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और मेटाबॉलिज्म सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर क्या होगी, इल्ली कोई खाना ही नहीं खा पाएगी। खाना नहीं खा पाएगी तो धीरे धीरे 3-4 दिन के अंदर वो अपने आप हमारे पौधे से वो गिर जाएगी। तो हमने ये प्रलोभिका यहाँ पे सेट की हुई है। इनसे हमें क्या फायदा होता है? जो कैटरपिलर से बचाता है, ग्रीन कैटरपिलर हो गई, मिलिट्री कैटरपिलर हो गई, ये सारी कैटरपिलर के अंदर ये बचा काम करता है। इनके अंदर उपयोग में लिए गए घटक है, अरदूसी के पत्ते है, तुलसी है, लहसुन है, नीम का तेल है। जैसे औषधीय जड़ी बूटियों के अंदर मैं बात करूं तो कीड़ा मारी का जो तेल है, अरंडी का तेल है, इलायची का तेल है, ऐसे अलग अलग ऑयल हमने डाले हुए हैं। इनके उपयोग की पद्धति क्या है? 15 लीटर पंप के अंदर आपको 40 ml बायोरक्षक 40 और 15 ml आपको टिमेस का नीम ऑयल डालना है, फिर आपको छिड़काव करना है। उपयोग करने से पहले क्या करना है? एक बाल्टी के अंदर पानी लेना है 5-10 लीटर। वो पानी के अंदर आपको 40 ml बायोरक्षक 40 डालना है और इनके साथ साथ 15 ml आपको नीम ऑयल डालना है। फिर आपको ये अच्छी तरीके से मिश्रण तैयार करना है और अच्छी तरीके से मिश्रण तैयार हो जाए और मिश्रण तैयार होने के बाद आपको जो स्प्रे करने के पंप होते हैं, इनके अंदर डाल के फिर आपको स्प्रे करना है। और ध्यान दे, शाम को छिड़काव करने से हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं। और ये जो सारी इल्ली है ना, जैसे पत्ती भेदक हो गई, ये जो फल भेदक हो गई, मतलब वो फल के अंदर चली जाती है, सब्जियों के अंदर चली जाती है, फल के अंदर चली जाती है, ठीक है। इनके अंदर हमें फायदा मिलता है। ये जो सारी इल्ली होते हैं, ये जो सारे जो कीटक होते हैं, इनके अंदर ये काम करती है बायोरक्षक 40। ये भी 250 ml और 500 ml में अवेलेबल है। आगे मैं बात करूं बायोरक्षक 60 की, ये स्पेशली हमने विषाणु जनित और फूग जनित रोगों के लिए बनाई हुई है। और ये सबसे अच्छा फॉर्मुलेशन माना जाता है फंगल इन्फेक्शन के लिए। जैसे इनके अंदर हमने विभिन्न जड़ी बूटियों के अर्क हमने डाले हुए हैं, और इसीलिए एक अच्छा कवकनाशी बोला जाता है। ये फसल के अंदर से जो मिट्टी जनित रोग है, जैसे उकसुक हो गया, मूलखाई हो गया, ताना सड़न हो गया, सफेद फूग हो गई, सुकारा हो गया, काली फूग हो गई, गेरू हो गया, इनके अंदर ये अच्छा परिणाम देता है। फिर क्या होता है, जो हमारा पत्ते होते हैं ना, वो वैसे उकड़ा हुआ लगता है, पत्ता सड़ जाता है, पत्ते के ऊपर धब्बा पड़ता है, जैसे झुलसा हो गया, फफूंद हो गया, ऐसी जो बीमारी है ना, इनके अंदर ये काम करता है। फिर पत्ती संकोचन होता है, पूर्ण कुंचन हम बोलते हैं, जैसे बैंगन होता है, फिर वो टमाटर होता है, ठीक है। इनके अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इनके अंदर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सारी सब्जियों के अंदर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, धान के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी फसलों के लिए ये फायदेमंद है। इनके फायदे फफूंद जनित रोग, विषाणु रोग, सुकारो, जड़ सड़न, रातड़ियों, छासियों, गेरू, सड़ान आदि में ये लाभकारी है। इनके अंदर हमने जो उपयोग में लिए गए घटक है, तुलसी है, अरदूसी है, सतोड़ी है, नीलगिरी है, नीम का तेल है, अरंडी का तेल है, और भी अलग अलग जड़ी बूटियां हमने इस्तेमाल की हुई है। इनका उपयोग कैसे करना है? 15 लीटर के पंप के अंदर आपको 40 ml
15 लीटर के पंप के अंदर आपको 40 ml बायोरक्षक 60 डालना है और फिर आपको मिश्रण तैयार करके आपको इस्तेमाल करना है। एक बात याद रखना, अगर जड़ों के अंदर अगर फूग लगी है, जड़ों के अंदर अगर फंगस है, तो आपको ड्रेंचिंग करना है। और अगर बाहर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, पौधे के बाहर जब प्रॉब्लम है, पौधे के ऊपर प्रॉब्लम है, तो आपको स्प्रे करना है। उपयोग करने से पहले बाल्टी के अंदर पानी लेना है, इनके अंदर बायोरक्षक 60 डालना है, 40 ml अच्छी तरीके से मिश्रण करना है, फिर आपको इनका स्प्रे करना है। स्प्रे की जरूरत है तो स्प्रे करना है। जैसे मान लो कि पौधे के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है, पत्ते के ऊपर या तो पौधों के ऊपर, तो आपको स्प्रे करना है। और जड़े के अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये जो फूग होती है वो मिट्टी जनित होती है, तो जड़ों के अंदर लगती है, तो वहां पे आपको ड्रेंचिंग करना है। ये जो सारे प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पे जो दिखाई दिए है, ठीक है, ये प्रॉब्लम के अंदर आपको ये बायोरक्षक 60 का इस्तेमाल करना है। 500 ml के अंदर अवेलेबल है। फिर हमारा बायोरक्षक 80 है, जो छोड़ को मुंडा जैसी कीटकों के लिए, कीटकों के सामने बचाने के लिए। जैसे बायोरक्षक 80 है, स्पेशली हमने दीमक और सफेद कीड़े के लिए बनाई हुई है। जो मिट्टी के अंदर जो रोग लगते हैं ना, सफेद कीड़े लगते हैं मिट्टी के अंदर, फिर दीमक लगता है, इनके लिए हमने ये बायोरक्षक 80 बनाई हुई है स्पेशली। इनके फायदे क्या है? जो पतंगे, सफेद भृंगे जैसे कीटकों से बचाता है। इनके अंदर जो हमने उपयोग में लिए गए घटक है, संतरे के छिलके का अर्क है, अरडूसी है, आकड़ो है, करंज का तेल है, नीम का तेल है, अरंडी का तेल है, देवदार का तेल है, और भी अन्य जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया हुआ है। इनकी उपयोग की पद्धति क्या है? आपको 15 लीटर का जो पंप आता है, स्प्रे पंप आता है, इनके अंदर आपको 50 ml बायोरक्षक 80 को मिलाकर फिर आपको पौधों की जड़ें होते हैं, और जड़े के अंदर आपको, जड़ों के अंदर ड्रेंचिंग करना है। क्योंकि ये जो मुंडे होते हैं, उदय होते हैं, वो जड़ों में लगती है सबसे पहले, तो आपको वहां पे ड्रेंचिंग करना है। उपयोग करने से पहले आपको बाहर बाल्टी में पानी लेके अच्छी तरीके से मिश्रण तैयार करना है, फिर आपको पंप के अंदर डालना है, फिर आपको ड्रेंचिंग करना है। ये उपयोग की पद्धति है ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अब हम सही तरीके से अगर हम पद्धति से इस्तेमाल नहीं करते ना, तो इनका परिणाम हमें नहीं मिलता है। ये जो सारे कीटक होते हैं, ये साला ये मुंडा हो गया, मुंडे नाम के गुंडे के लिए, जो मुंडा नाम का गुंडा आता है ना, ये जो मुंडा नाम का गुंडा है, ये जो नीचे रहा ना, ये भी मुंडा नाम का गुंडा है। ये मुंडे नाम के गुंडे के लिए हमने बनाई है बायोरक्षक 80। फिर दीमक के लिए हमने ये बनाई है। ये 500 ml के अंदर है। और दोस्तों मैं आगे बात करूं, जो भी हमारे किसान भाई है, जो जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, जैसे जैसे जो पशु रखते हैं, तो इनके हेल्थ के लिए भी टीमेक्स रिटेल लिमिटेड ने हेल्थ वीटा बनाई हुई है। ये हेल्थ वीटा क्या करती है? दूध और फैट को बढ़ाने के साथ साथ जो भी हमारे जो पशु है, इनकी इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है, और साथ ही साथ इनको रोगों के सामने लड़ने में भी ये मदद करता है। ये मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ हेल्थ वीटा क्या है। ये जो टीमेक्स हेल्थ वीटा है, ये दूध और फैट की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ, बढ़ा दूध और फैट की मात्रा को तो बढ़ाता ही है, लेकिन इनके साथ साथ जो हमारे पशु होते हैं, इनके अच्छे स्वास्थ्य और इनके पाचन के अंदर सुधार भी करता है। तो जो हमारे पशु को जो आवश्यक विटामिन और खनिज चाहिए, ठीक है, वो भी ये प्रदान करता है। जैसे हमारे इंसान की बॉडी को भी विटामिन और मिनरल्स चाहिए, वैसे भी पशु की बॉडी को भी विटामिन और मिनरल्स चाहिए। हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि यार हमारी जो ये गाय है, भैंस है, वो ज्यादा दूध नहीं देती है, या तो गाढ़ा दूध नहीं देती, इनका फैट अच्छा नहीं आता है, हमें बार बार बोलते रहते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि अगर इनकी बॉडी को जो विटामिन और मिनरल्स चाहिए, इनको जो खनिज चाहिए, वो नहीं मिलते, तो उनका दूध और फैट कैसे बढ़ेगा? तो सबसे पहले इनकी बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा, पशु को हेल्दी बनाना पड़ेगा, पशु को तंदुरुस्त बनाना पड़ेगा, और तंदुरुस्त पशु बनेगा तो तंदुरुस्त पशु ही आपको अच्छा दूध और गाढ़ा दूध देगा। तो हमने ये क्या किया है, पशु के जो शरीर है और इनकी मांसपेशियों है, इनकी मांसपेशियों को ये विकास करेगा, और इनके साथ साथ इनके जो बॉडी है, वो बॉडी को भी ये तंदुरुस्त बनाएगा। हेल्थ वीटा के फायदे क्या होता है? हमारे जो भी गाय या भैंस है, इनके जो पाचन के अंदर सुधार करता है, ये इनको शक्ति प्रदान करता है, साथ साथ दूध के, क्योंकि इनके पाचन के अंदर सुधार हो गया और पशु को शक्ति मिल गई, फिर तो इनकी दूध की पैदावार तो बढ़ती है, साथ साथ गाढ़ा दूध देता है, इसीलिए फैट को बढ़ावा देता है। जरूरी विटामिन और मिनरल्स ये हेल्थ वीटा में से मिलता है, और इसी के कारण इनकी तंदुरुस्ती बनी रहती है। और फिर ये जो हमारे जो भी गाय या भैंस है, इनकी हड्डियों को भी मजबूत बनाने में भी एक कारगर साबित होता है। और जो भी पशु होते हैं, कभी क्या होता है, वो बीमार पड़ जाता है, तो बीमारी के बाद क्या होता है, दूध होता है ना, वो कम हो जाता है।
तो ये बीमारी के बाद तुरंत दूध उत्पादन को ये बढ़ावा देता है। इनके अंदर जो हमने घटक लिए हुए हेल्थ वीटा के अंदर अश्वगंधा है, आप इनका इंग्रेडिएंट देखिए, घटक देखिए, ये घटक से ही आपको पता चल जाएगा ये पशु को बेनिफिट ही करवाएगा। अश्वगंधा है, जीवंती है, शतावरी है, जेठीमध है, गोखरू है, नागरमोथा है, कोचा है, आंवला है, वर्धरो है, शंख भस्म है, मंडूर भस्म है, और भी इनके अंदर अच्छे घटक हमने मिलाए हुए। इनके उपयोग हमें कैसे करना है? जो पशु को दिन के अंदर एक बार आपको 50 ml खाद्य के साथ मिला के आपको पशु को देना है। जैसे हम सुबह में पशु को जो भी दान देते हैं, खाद्य देते हैं, इनके अंदर हमें मिक्स कर देना है ताकि वो खाद्य के साथ साथ ही पशु के बॉडी के अंदर चले जाए। मतलब एक दिन के अंदर में 50 ml देना है। आप वो सुबह भी दे सकते हैं या तो शाम के वक्त भी दे सकते हैं, लेकिन आप सुबह देते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सुबह के वक्त जो पशु का जो अंदर की जो सिस्टम है, ठीक है, जैसे मेटाबॉलिज्म सिस्टम होगी, इम्यून सिस्टम होगी, वो फ्रेश होगी। और उस टाइम के अगर हम उनको अच्छा खाना देते हैं, तो हम बोलते हैं ना, इंसान को भी अगर सुबह खाली पेट अगर अच्छी आयुर्वेदिक चीजें लेते हैं तो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होती है, तो वैसे ही पशु की बॉडी के लिए भी फायदेमंद होता है अगर हम सुबह के टाइम के अंदर देते हैं। तो ये हेल्थ वीटा है। दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर हमारे आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी बहुत ही अच्छी बात बोलते हैं और बहुत ही अच्छी वो भी मुहिम चलाते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी जैविक खेती के आह्वान किया हुआ है। मैं आपको कुछ क्लिप है जो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑर्गेनिक खेती के बारे में जो बात की है। भाइयों और बहनों, मैं आप सभी सिक्किम वासियों को, यहाँ की सरकार को और विशेषकर यहाँ के किसानों को बधाई देता हूं कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर देश में उदाहरण बनकर के सामने आए। सिक्किम यहाँ की सरकार 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट बनने वाला पहला राज्य है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। और ये जो हवाई अड्डा है, आज तो पैसेंजर के लिए शुरू हो रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं होगा जब यहां से फल फूल घंटे भर में दिल्ली के बाजार में पहुंच जाए, वो दिन दूर नहीं होगा। हिंदुस्तान के कई भगवान होंगे जिनके चरणों में अब सिक्किम के किसानों ने जो फूल तैयार किए हैं वो पहुंचने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में सरकार ने मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नाम से एक विशेष योजना भी चलाई। इसके लिए करीब 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथियों, ऑर्गेनिक उत्पाद न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी धरती के लिए सुरक्षित है, बल्कि हमें बीमारियों से भी दूर रखते हैं। देशवासियों का स्वास्थ्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और मुझे कल मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि यहाँ पर पिछले 10 साल में इस ऑर्गेनिक की सफलता का एक सीधा परिणाम दिखाई दे रहा है। यहाँ आयु अब बढ़ रही है। पहले की दुनिया में पिछले 10 साल में जीवन जीने के उम्र की सीमा तेज गति से बढ़ रही है, और उसमें भी पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि देश के लोग भी ये केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्ति पाकर के कितना जीवन अच्छा जिया जा सकता है, वो जरूर सिक्किम से सीखेंगे, समझेंगे। मुझे जानकारी है कि स्वच्छता ही सेवा की मुहिम को सिक्किम वासियों ने
एक प्रकार से गले लगाया, बहुत आगे बढ़ा है। आप सभी के प्रयास, आपकी जागरूकता की वजह से सिक्किम ने 2016 में सबसे पहले सिक्किम को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था, ओपन डेफिकेशन फ्री। इतना ही नहीं, प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति के लिए भी आप लोगों ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। दोस्तों, आपने देखा मोदी जी ने, हमारा जो सिक्किम है, ठीक है, वो 100% ऑर्गेनिक स्टेट जाहिर हो चुका है। और इनके कारण एक बात उन्होंने बोली कि पिछले 10 सालों के अंदर अगर देखा जाए तो लोगों की आयु के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। तो क्यों आयु के अंदर बढ़ोतरी हुई? क्योंकि ऑर्गेनिक खाना खाते हैं तो इनके अंदर कोई केमिकल्स तो होता नहीं है। तो जो हमें कुदरत में से जो चीज मिलती है वही हम अगर खाते हैं तो हमारी आयु तो बढ़ती है ना। तो क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ती है तो इंसान की आयु तो अपने आप बढ़ेगी। और भी एक भाई और बहन, वीडियो है, मैं बताना चाहता हूँ। इसकी कमी नहीं होने दी है। मैं उनके इस हौसले की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। हाँ, तारीफ के साथ ही मेरी आप सभी से एक प्रार्थना भी है, क्या पंजाब हो, हरियाणा हो, देश का किसान, और पल्लवी जी मुझे लगता है कि पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, जैसे ड्रग्स के खिलाफ मैंने देखा है कि पठानकोट और गुरदासपुर की बहनें, जब मैं वहां संगठन का काम करता था तो मेरा कई गांव की माताओं बहनों से संपर्क रहता था। वो हमेशा मुझे कहती थी कि हमारे नौजवानों को ये ड्रग्स वगैरह से बचाइए, बहुत चिंता करती थी। जैसे वही काम है वैसे हमारी इस धरती माता को बचाना, हमारे किसानों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे देश के नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। और इसलिए पल्लवी जी, आप जैसे प्रधान गांव वालों को समझाए कि भाई अब गांव में पहले अगर 10 थैली आता था यूरिया तो 5 थैली आएगा, पहले 100 थैली आता था तो 50 थैली आएगा, हम आधा कर देंगे। आप देखिए, पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी। तो मैं चाहूंगा कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पल्लवी जैसे प्रधान से बात हो रही है, आप देखिए इनके अंदर इसकी हमारे जो अदर सेक्टर है वो हमारे पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर है, होम केयर है, कॉस्मेटिक है, फूड एंड बेवरेज है, लाइफस्टाइल है, बिजनेस टूल्स है। ऐसे आज टीमएस के पास 150 से भी ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट्स है जो हर्बल और ऑर्गेनिक पद्धति से बनाई जाती है, आयुर्वेदिक पद्धति से बनाई जाती है। तो अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, टीमएक्स रिटेल लिमिटेड का हमारा एड्रेस है और ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा तो मोदी सर ने खुद ने ऐसा बोला कि हमें यूरिया का इस्तेमाल कम करना है। आज देखो देश के प्राइम मिनिस्टर क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्यों बता रहे हैं कि ये यूरिया का इस्तेमाल कम करना है? क्योंकि इन्होंने एक बात बताई कि इनके कारण हमें आज तो नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को अगर हमें बचाना चाहते हैं ना तो हमें यूरिया का इस्तेमाल, रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करना है। उन्होंने बताया कि पहले 100 बोरी आता था, आज 50 बोरी, फिर 50 बोरी आता है तो 25 बोरी, हमें इनको कम करते जाना है और पूरी तरीके से ऑर्गेनिक रूप में हमें काम करना है। तो दोस्तों, वैसे ही टीमएक्स रिटेल लिमिटेड ने बीड़ा उठाया है और हमारा एक मकसद है कि रोग मुक्त जीवन और जहर मुक्त खेती। तो मैं आप सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि आप सब लोग भी हमारी इस मुहिम के साथ जुड़िए ताकि हम लोग हमारे देश को रोग मुक्त बना सके और हमारे जितने भी अगल बगल में लोग हैं इनको भी हम अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सके और हमारे जितने भी किसान भाई है इनको हम खेती में से जो जहर हम आज तक डालते तो जहर से भी मुक्ति दिला सके। तो इसीलिए हमने ये स्लोगन बनाया हुआ है कि रोग मुक्त जीवन और जहर मुक्त खेती। दोस्तों, आज की इस मीटिंग के अंदर जितने भी किसान भाई है और जितने भी लोग हैं आज की इस मीटिंग के अंदर है, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप इतनी अच्छी तादाद के अंदर इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं और यही बताता है कि हम सब लोग इस ऑर्गेनिक की मुहिम के अंदर
कंधे से कंधा मिलाने के लिए रेडी है। तो आइए दोस्तों, मैं मयूर गोंडलिया आप लोगों को इनवाइट करता हूँ टीमएस के इस मिशन के अंदर, रोग मुक्त जीवन और जहर मुक्त खेती। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।